Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आज हमारे साथ यहाँ पे हैं अंशुमन सिंह, जो कि हैं गेट 2023 के टॉपर। आप ऑलरेडी थंबनेल पर और टाइटल में देख चुके हैं कि अंशुमन जो है हमारे गेट टॉपर हैं, रैंकर हैं, और रैंक क्या आई है सब कुछ आपको पता है। फिर भी बहुत सारी चीजें आज हम जानेंगे अंशुमन की प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, अंशुमन की माइंडसेट के बारे में कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे इतने अच्छे मार्क्स उन्होंने स्कोर किए और किस तरीके से उनको यहां तक इस इतनी सक्सेस मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंशुमन, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपका रिजल्ट आया है बहुत ही बाकमाल रिजल्ट है। ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि उनका भी बहुत सारा सपोर्ट और हेल्प इस सक्सेस में होता है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां, और दूसरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है चैनल पे, जो आपने हमें टाइम दिया उसके लिए थैंक यू कि आप यहाँ आए, सेशन अटेंड कर रहे हैं हमारे साथ, एक छोटा सा सेशन ले रहे हैं ताकि लर्नर्स को हम सीख दे पाएं, लर्निंग दे पाएं, कि वो आपकी जर्नी से सीख पाएं और फिर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा स्ट्रांग बना पाएं। तो अंशुमन, शुरू करेंगे आपके एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। आप अपने ग्रेजुएशन, अपनी फैमिली बैकग्राउंड और अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कितना प्रिपरेशन किया, इसके पहले कभी गेट लिखा, और बाकी जो भी आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप देने की कोशिश कीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशुमान सिंह ममार है। आई एम बेसिकली फ्रॉम एक स्मॉल टाउन है जबलपुर के पास करेली। और अभी मैं भोपाल में LNCT कॉलेज है जो भोपाल का, वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। 4th ईयर में हूँ मैं। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने 3rd ईयर में भी अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरी अप्रोक्स 3500 रैंक आई थी। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है जो मैं अभी दे रहा हूँ। तो ये ओके, आपने थर्ड ईयर में कितना सिंसियर प्रिपरेशन किया था? सर, मैंने करा तो बहुत सिंसियर प्रिपेयर किया था, पर मैंने स्ट्रेटेजी सही यूज नहीं करी थी। मैंने PYQs पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बस मैं प्रिपेयर करे जा रहा था, करे मतलब ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया था कि स्ट्रेटेजी, बस कुछ आंख बंद करके पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा था। फिर जब पेपर खत्म हुआ तो फिर मैंने 1 महीने का इसलिए ब्रेक लिया कि देखने के लिए क्या गलती रह गई। और फिर उसके बाद मैंने अलग अलग टीचर्स की वीडियोस देखी, फिर पता चला PYQs का कितना इंपॉर्टेंस है, और फिर मैं क्यों इतना वो रह गया या अनप्रिपेयर्ड। और फिर जो, क्योंकि वहां पे जाके बहुत PYQ से बहुत वो फर्क पड़ जाता है। चलिए, तो सारे लर्नर्स के लिए बहुत अच्छी एक लर्निंग यहाँ पे निकल के आ रही है कि आप सब लोग अगर मेहनत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सही रिजल्ट मिल ही जाएगा। आपकी प्रोसेस भी यस अच्छी सर। होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में लूप होल रखें तो आपकी वो रैंक में भी झलकेंगे, जैसा कि अंशुमन ने हमें बताया। तो अंशुमन, जो थर्ड ईयर में हमने प्रिपेयर किया, मेहनत की, रिजल्ट आया, आपको समझ में आया यस कि गलती हुई, उसे फाइनल ईयर में आपने सॉल्व करने की कोशिश भी की, तो क्या यस सर। कभी ऐसा नेगेटिव फील आ रहा था कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट अच्छा रैंक नहीं आया इस बार भी, तो क्या होगा, हम अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये जो फियर का, जो फेलियर का फियर जो है, उसे कैसे आपने कोप अप किया? सर एक्चुअली क्या, 3rd ईयर में ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि हमें पता रहता है कि 4th ईयर तो है ही, इसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर 1 साल और है हमारे पास। पर 4th ईयर आते आते धीरे थोड़ा टेंशन बढ़ने लगता है, क्योंकि एक्चुअली मैंने प्लेसमेंट से अपना नाम हटवा लिया था, क्योंकि मुझे पूरा इस पे फोकस करना था। मैं नहीं चाहता था कि वो थोड़ा फोकस थोड़ा इधर उधर हो जाए और फिर इस बार भी कुछ ऐसा हो जाए कि बीच में नंबर आए। तो फिर पर बीच में क्या, अनअकैडमी के टेस्ट होते रहते थे। तो मैंने क्या, बीच में अगस्त सितंबर से थोड़े बहुत ऐसे जो हाफ सिलेबस के टेस्ट थे, 45-50 नंबर के, उसमें अच्छे नंबर आने लगे थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था कि इतनी रैंक तो आ जाएगी कि इस बार की कुछ ऐसा बीच का ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, मेन बात। दैट्स ग्रेट। अच्छा अंशुमन, एक ये बात बताइए कि आपको गेट लिखने का मोटिवेशन कहाँ से आया, ये थॉट कैसे आया कि मुझे गेट लिखना है? क्या रीजन था कि आपने गेट लिखने के लिए या गेट अटेम्प्ट करने के लिए सोचा? सर क्या है ना, मैं 11th 12th से JEE का प्रिपेयर करना चालू कर दिया था, इंदौर चला गया था मैं। तो जब वो उसका प्रिपेयर करने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था अब कोई कंपटीशन की तैयारी मैं नहीं करने वाला, अब से मैं जाऊंगा जॉब के लिए। पर फर्स्ट ईयर में मैंने कोडिंग वोडिंग चालू कर दी थी, पर फिर क्या, कोरोना आ गया। कोरोना आया तो फिर अब यही नहीं पता था कि कॉलेज कब खुलेगा, तो फिर क्या बोलते, जॉब कंपनीज आएंगी या नहीं आएंगी, तो बहुत टेंशन होने लगी थी। और उसी टाइम पे मेरे कजिन के मेरे कजिन के एक दोस्त थे भैया, उनकी गेट निकली थी। तो फिर मैंने उनसे थोड़ी बात करी, उनने बताया कि इससे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती हैं, और मेन बात क्या है, सारे सब्जेक्ट्स अपने कोर्स के ही हैं। तो अगर नहीं भी हो रहा है तो तुम्हारे कोर्स में ही इसमें हेल्प मिलेगी, आगे जाके तुम्हें इसमें कम एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी।
तो फिर मैंने इसलिए तैयारी करना चालू कर दिया था, जो भी सब्जेक्ट्स मेरे उस सेमेस्टर में थे, कि मैंने कहा कि एक बार करके देखता हूँ, अगर थोड़ा मन लगने लगा तो ही करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि अपन करने लग गए, मन ही नहीं लग रहा, सिर्फ टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं। तो ऐसे मैंने चालू तो किया था। मन मन फिर ऐसा लगा कि टॉपर बन के ही मन छूटा वहां से। यस सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने थर्ड ईयर के मार्क्स देखे, फिर फाइनल ईयर के मार्क्स देखे? उनका क्या रिएक्शन है कि क्या उन्हें क्या फील हो रहा है एग्जैक्टली exactly? वो बोलते हैं कि यस हमें तो भरोसा था, या वो बोलते हैं कि ये आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन है? हाउ दे रिएक्टेड? पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। जब थर्ड ईयर में भी इतने अच्छे नहीं नंबर आए थे जितना मैंने मेहनत की थी, तो उन्होंने बोला जो तुम्हें सही लग रहा है वो तुम करो। तुम्हें लग रहा है तुम्हें जॉब की तैयारी करनी, तुम जॉब की करो। तुम्हें लग रहा है तुम और फिर से अच्छा कर सकते हो, तो उसके लिए करो। फिर फोर्थ ईयर में भी जब मैं करता था, मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगता था, पेरेंट्स सपोर्ट करते तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जा रहा है तुम बस मेहनत करते रहो, जो रिजल्ट आएगा हम लोग तो हैं ही फिर। तो वो बहुत हेल्प किया मुझे, कि जब भी कुछ ऐसा लगता था मैं सीधे बात करता था फैमिली से। वाह। क्योंकि फिर और आखिरी आखिरी तक आने आने लगने लगता है ना, कि अगर मान लो पेपर एक ही पेपर है, वो अगर बिगड़ गया फिर क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट मान लीजिए खराब चला गया, तो फिर माइंड में वही चलता रहता है दिन भर। ये रहता था। ओके, देखिए आप सब लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सब लोगों के लिए ये सच है कि पेरेंट्स हर फेज ऑफ लाइफ पे आपको सपोर्ट करते हैं। अंशुमन भी यही बता रहे हैं कि डेफिनेटली सर, हर कोई पेरेंट्स, हर कोई फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आपको बस अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी है। और जैसे भी उनके एक्सपेक्टेशन जरूर होते हैं, बट वो अपने एक्सपेक्टेशंस को आप तक शो नहीं होने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप प्रेशर लेने लगोगे। उस एक्सपेक्टेशन का जो अगर प्रेशर आप पे आया, तो उस प्रेशर की वजह से आपकी प्रिपरेशन या आपका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ सकता है। तो उस एक्सपेक्टेशन को साइड में रख के और आपको पॉजिटिविटी ट्रांसफर करते हैं, ताकि आप जो हैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाए। अंशुमन, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉलेज के साथ प्रिपेयर करने में स्टूडेंट्स को आता है कि एक तो कॉलेज वर्क है, ऊपर से फिर असाइनमेंट्स भी आते हैं, मिड टर्म टेस्ट भी आते हैं। आरजीपीवी का सिलेबस मुझे पता ही है, मैं खुद भी यस सर। पढ़ा हुआ हूं। तो दे कीप यू एंगेज थ्रू आउट द सेमेस्टर। उनका ऐसा है कि आपको एक वीक भी फ्री नहीं रहना है। हर वीक कोई ना कोई लैब यस का सर। रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। हर दूसरे महीने में या एक महीने में आपको एक कोई मिड टर्म टेस्ट आ जाएंगे, फिर वाइवा ले लिए जाएंगे, फिर आपको फाइनल ईयर में आने के बाद तो प्रोजेक्ट वर्क भी होता, काम करना होता है। तो इन सब के बीच में हाउ डिड यू मैनेज योर कॉलेज एंड गेट प्रिपरेशन? एक्चुअली सर क्या है, मेरा क्या उस टाइम पे कोरोना था। तो भी कॉलेज में अटेंडेंस की इतना कुछ था नहीं, कि कॉलेज खुलने के बाद भी अटेंडेंस को उन्होंने बोल दिया था कि इतना कंपलसरी नहीं है, जब तक कोरोना का वो सिम्टम्स ये सब कुछ खुलने का पूरा नहीं है। तो कॉलेज का तो प्रेशर नहीं रहा। और मेन क्या है, मैंने सेमेस्टर के साथ साथ ऐसे तैयारी करी थी, जो जो सब्जेक्ट सेमेस्टर में थे उनको उसी टाइम पे पढ़ने की कोशिश करी, जिससे क्या बोलते हैं एग्जाम में दिक्कत ना हो। मैं तो उसमें एग्जाम में भी ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था, सिर्फ एक दो बार रिवीजन करना पड़ता था जो पहले से पढ़ चुके हैं। और हर बार ये होता था चार पांच में से दो तीन सब्जेक्ट्स वही रहते थे जो गेट में आने वाले हैं। तो उसका रिवीजन भी हो जाता था और साथ में तैयारी भी हो चलती रहती थी, और एग्जाम में भी मैं छोड़ता नहीं था। और कॉलेज के साथ तो बस वही है कि जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं वही करते जाएं, तो उसमें बहुत हेल्प भी मिलती है और रिवीजन भी होता रहता है साथ में। चलिए, तो जितने लर्नर्स अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, इनफैक्ट थर्ड ईयर में हैं और गेट प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ से एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी निकल के आ रही है कि कॉलेज के कोर्सेज को गेट के प्रिपरेशन के साथ में मर्ज कर लिया जाए, ताकि आपको सेमेस्टर्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत ना करनी पड़े, डबल मार्क्स या डबल मेहनत करके और आपको कॉलेज में पढ़ाई ना करनी पड़े। वही कोर्सेस आप गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, उन्हीं को आप रिवाइज करेंगे, आप अपनी एग्जाम्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक या दो कोर्सेज जो अलग हैं वो ही सिर्फ आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो कॉलेज भी इजीली मैनेज हो जाएगा और आपका गेट का प्रिपरेशन भी इजीली मैनेज हो जाएगा। अंशुमन, एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जब एग्जाम्स आती हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स आती हैं, तब डेफिनेटली गेट का प्रिपरेशन कहीं ना कहीं छूट जाता है। स्टूडेंट्स को वो यस सर। बहुत दुख होता है, सर एक महीना या 15 डेज या 20 डेज जब प्रिपरेशन एग्जाम था सेमेस्टर का, तब गेट का प्रिपरेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि कंटिन्यूटी छूट जाएगी। तो कैसे आपने उन दिनों को कैसे मैनेज किया? सर एक्चुअली क्या है, अपने जो कॉलेज के एग्जाम रहते थे उसमें गैप बहुत रहता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि लगातार हर दो 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 दिन में पेपर हो रहे हैं, बहुत मैक्सिमम यही रहता है कि चार चार पांच पांच दिन का गैप मिलता ही था। तो मैं कोशिश करता था सिर्फ एग्जाम का जो एक दिन पहले का है उस दिन मैं उसमें गैप लूँ। बाकी हर दिन मैं 2 से 3 घंटे, कम से कम 4 घंटे तो निकाल ही लेता था कहीं से भी, क्योंकि दिन भर हम घर पे ही हैं। तो कुछ नहीं तो रिवीजन ही कर लिया जाए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ लिए जाए जो थोड़े इजी हैं, अपन को लगता है कि हाँ इनमें ज्यादा वो अपना वो एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, आराम से समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। या बस क्या है, अपना टच नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि एक बार टच छूट जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होती है फिर से रिदम बनाने में,
फिर से बैठने में, नहीं तो फिर मन नहीं करता, 3 3 4 4 दिन चले आते हैं, कुछ होता ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ से एक जो आपके रिदम वाली पॉइंट आई है उसी से एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ बनता है, स्टूडेंट्स का भी बनता है, लर्नर्स का भी बनता है कि ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाती है। आपका क्या रूटीन होता था इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का? सर टाइम टेबल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको फॉलो करना, कि एक टाइम टेबल बना लिया चाहे कुछ हो जाए। अब जैसे मेरा था कि पहले मैंने कोशिश करी कि रात को जग के देखता हूँ, पर रात में क्या है, फिर मेरा नींद, जैसे ही पढ़ने बैठता था मुझे नींद आने लगती थी, कहीं दोस्त का फोन आ गया, कुछ आ गया। तो उस टाइम फिर मैंने अपने दोस्तों सबसे कह दिया कि भाई अब मैं सुबह उठना चालू कर रहा हूँ, 9 बजे के बाद मैं किसी का फोन पिक भी नहीं करने वाला, साइलेंट करके सो जाऊंगा। और मुझे दिन में भी कब बहुत जरूरी काम हो तो ही फोन करना, नहीं तो फिर क्या है, दिमाग उसमें लगा रहता है। फिर अपना टाइम टेबल सेट कर लिया कि इस टाइम पे पढ़ना ही है, फोन दूर दूसरे कमरे में रख दिया, कि फैमिली को ही पता है पढ़ रहा है, तो वो भी ज्यादा फोन नहीं करते थे, कॉल नहीं करते थे, कि कहते थे अब तुम फ्री हो जब भी तुम कर लेना। तो मैं दोस्तों को ही पता था कि मैंने बोल दिया था, कोई बुरा मत मानना कि मैं किसी का फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, जब मैं फ्री होऊंगा करूंगा, क्योंकि टाइम अगर ये मेरे पढ़ने का टाइम, तो उस टाइम पे फोन दूर ही रहेगा। नहीं तो क्या है, फोन में एक भी नोटिफिकेशन आता है, हम उसको उठाने के लिए जाते हैं और 2 2 घंटे का फोन में निकल जाते, पता भी नहीं चलता है। तो एक जो टाइम टेबल है कि अगर मुझे 4 बजे उठना है तो फिर उठना ही है, 10 बजे सोना है तो सोना ही है, चाहे कुछ हो, चाहे बर्थडे हो चाहे कुछ हो, फोन साइलेंट कर दो, फिर बाद में जो होगा देखेंगे। दैट्स रियली रियली इम्प्रेसिव थॉट्स जो इनफैक्ट मैं भी फॉलो करता हूँ। जब मुझे कुछ ज़्यादा फोकस वाला काम करना होता है तो मैं सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के फ़ोन स्विच ऑफ करके या साइलेंट पे करके और रख देता हूँ। और जिस तरीके की आपने बात की कि फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स आर सो सो ब्यूटीफुल सोल, कि आज भी इस पर्टिकुलर टाइम पे भी जब अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं इमीडिएटली सबसे पहले यही पूछते हैं, तू क्लास में तो नहीं था, बात करेंगे अभी? सो यस सर। स्टिल दे आर आस्किंग परमिशन कि हम बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे को डिस्टर्ब ना किया जाए, चाहे वो अपना काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी है। सो दैट दैट ब्यूटी कम्स विद दैट सेल्फलेसनेस जो पेरेंट्स के साथ में आती है। फ्रेंड्स भी समझते हैं डेफिनेटली। अगर आपके भी कोई फ्रेंड हैं और वो आपको आपसे बात करना चाहते हैं, ऑफकोर्स कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर मेंटल हेल्थ, ऑफकोर्स पॉजिटिविटी, तो आप अपने दोस्तों को भी बता यस सर। सकते हैं कि इतना टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बाकी के टाइम पे हम बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हम मस्ती भी कर सकते हैं। अंशुमन, एक और चीज जो यहाँ पे आती है वो आती है रिवीजन की। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यस सबको सर। पता है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें याद नहीं रहती हैं, और नहीं याद यस सर। रहेगी चीजें तो एग्जाम में कैसे मार्क्स आते हैं। तो आपने रिवीजन को कैसे टैकल किया था, कितनी बार रिवीजन किया था? एक्चुअली सर जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, उसमें मैंने यही गलती कर दी थी। जब मैं कोर्सेज कंप्लीट कर रहा था तो पहले पहले मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद रिवीजन चालू किया था। तो उसमें कई सब्जेक्ट्स को मैं जब मैं देखता था तो ऐसा लगता था कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, भला है मैं रिवीजन कर रहा था। तो फिर मुझे समझ में आया कि सेकंड अटेम्प्ट में जैसे मैं कोई सब्जेक्ट देखता था, फिर मैंने संडे को रिवीजन के लिए ही रख दिया था, क्योंकि मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी, तो वैसे ही मुझे थोड़ा पहले दूसरी बार ही पढ़ रहा था मैं, तो फिर मुझे डेली रिवीजन की जरूरत नहीं थी। पर अगर कोई फर्स्ट पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है तो मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा, कम से कम जैसे आज हमने दिन भर क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो रात में 1 से 2 घंटे रखें जिसमें आज क्या पढ़ा है वो रिवाइज करें। और वीक में कम से कम एक डे रखें जिसमें हम पूरा वीक में क्या पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक को हमें फिर से उतना ही टाइम देना पड़ता है जितना हमने फर्स्ट टाइम दिया है। एंड दैट इज डेफिनेटली अ टाइम वेस्ट, वो एफिशिएंट स्टडी में नहीं आ यस सर। पाएगा फिर। यस। अच्छा, यस सर। अंशुमन, आपने मॉक टेस्ट कब से लिखना शुरू किए थे? सर मॉक टेस्ट मैंने नवंबर से चालू कर दी, नवंबर से मैंने नवंबर दिसंबर में एक वीक में एक देना चालू किया था। और फिर जनवरी में मैं एक वीक में दो, फिर एंड में मैं एक वीक में 3 देने लगा था। चलिए, तो मैं जा, क्योंकि मैंने उस रिवीजन भी करते आ रहा था। और कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपने लिखे होंगे ओवरऑल? सर अप्रोक्सीमेटली मैंने लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा लिख दिए थे, मॉक ही मॉक है, लास्ट ईयर तो पूरा जैन मैंने 30 दे दिए थे पूरे अकेले जनवरी में। तो इस बार तो मैंने कम दिए थे, इस बार मैंने टोटल 30 के आसपास दिए होंगे। ओके, फाइन। तो ये जो मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट लिखने के बाद आपका रूटीन कैसा होता था, कैसे आप उसे एनालाइज करते थे कि मॉक टेस्ट लिख दिया है, इतने मार्क्स आए हैं, अब क्या करना है उसको लेके? सो हाउ डिड यू एनालाइज दोज मॉक टेस्ट? सर एक्चुअली सर मैं सुबह मैंने देख लिया था गेट का, अगर अपना पेपर है 9:30 से 12:30, तो मैं कोशिश करता था मॉक टेस्ट ही उसी टाइम पे दूं। फिर उसके बाद मैं शाम को बैठता था कि अपना देखने के लिए अटेम्प्ट कैसा रहा। और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करता था कि किन को टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, कहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं।
और क्या क्या स्ट्रेटेजी सही बैठ रही है। जैसे पहले मैं जब मैंने देना चालू किया था तो लास्ट ईयर मैंने गेट भी यही अटेम्प्ट किया था कि मैं पहले पूरे 1 से 65 तक स्टार्टिंग से देना चालू कर देता था। फिर मैंने और टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज देखी, फिर मैंने देखा कि टॉपर्स फेजेस में पेपर देते हैं। पहला फेज में को जितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है जो एक अटेम्प्ट में हो सकते हैं, फिर मैंने वो स्ट्रेटेजी ट्राई करना किया, क्योंकि मॉक हमें प्रैक्टिस के लिए ही है। तो फिर मैंने वो जब ट्राई कर, इस साल से ट्राई करना चालू किया, उससे मेरे और अच्छा रिजल्ट आने लगा। तो फिर मैंने वो सब ट्राई किया, तो उससे फिर बेटर, क्योंकि मॉक से अगर लोग क्या करने लगते हैं स्टार्टिंग से ही वह एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक हो जाते हैं, जैसे मैंने लास्ट ईयर किया था, और फिर ज्यादा चेंज नहीं करते। तो फिर मैंने इस बार स्टार्टिंग के 5-10 मॉक में अलग अलग स्ट्रेटेजीज ट्राई करी थी, और फिर जो स्ट्रेटेजी सबसे सही लगी उसके बाद मैंने उस पर स्टिक किया था। चलिए, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि क्या पहले मॉक से ही आपको 70+ मार्क्स मार्क्स आ रहे थे मॉक टेस्ट में, या उससे भी कम थे? लास्ट ईयर सर मैंने, मुझे याद है 28 से चालू किया था, और फिर मेरे लास्ट ईयर ऐसा था कई मॉक में मेरे 75 भी आ जाते थे, कई में फिर 30-40 आ जाते थे। तो फिर बहुत फ्लक्चुएशन था मार्क्स में। पर इस साल ये था कि मेरे मिनिमम 55 कुछ गए थे मॉक में। पर अच्छे एक कांस्टेंट आ रहे थे इतने नंबर की, कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाता है कांस्टेंट नंबर देखी कि हाँ 60 से ऊपर जा ही रहे हैं हर टेस्ट में। तो फिर इतने टेंशन नहीं रहती है। पर अगर एक दो टेस्ट में ऊपर नीचे हो जाते हैं नंबर, तो फिर वो एक दो दिन बहुत खराब जाते हैं। यहाँ सारे लर्नर्स जो हैं इस बात को ध्यान रखेंगे कि एवरेज अगर आपके मॉक्स में मार्क्स आ रहे हैं तो 50, हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में 50 से भी कम आ जाए। और इस बार जैसा कि यस सर। अंशुमन ने शो करके बताया कि मुझे एवरेज सर 50 60 अराउंड आ रहे थे, 65 अराउंड आ रहे थे, तो आप 70+ भी ला सकते हैं, एज ही है शोन कि रिजल्ट जो गेट का है वो आपकी प्रिपरेशन दर्शाता है। मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, एक्चुअल मार्क्स नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो जाते हैं फाइनल एग्जाम में। जिन टॉपिक्स को आप पढ़ के गए हो उससे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ गए एक्स्ट्रा इजी वाले या आपसे बनने वाले, तो हो सकता है 2-4 मार्क्स आप एक्स्ट्रा ही लेके आए। तो आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे ओवरऑल उतने अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। अंशुमन, एक और चीज यहाँ से मैं पूछूंगा कि आपके फ्रेंड्स जो हैं, जो आपको देख रहे थे अपनी प्रिपरेशन करते हुए, क्या उन्हें ये उम्मीद थी कि आप इतनी अच्छी रैंक ला पाएंगे या इतना अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे गेट में? यस सर, वो क्या है, मैं अभी जो प्लेसमेंट चल रही थी तो उसमें एप्टीट्यूड बहुत यूज होता था। तो मैं लगभग अपने सारे फ्रेंड्स की हेल्प करता रहता है एप्टीट्यूड में, या फिर उनको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो सब पूछते रहते थे प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। वो खुद सामने से कॉल नहीं करते थे, मैसेज डाल देते थे सब सही चल रहा है, पेपर कब है। तो सबको बहुत उम्मीद थी। फिर जब जैसे ही पेपर खत्म हुआ सबके मैसेज आने लगे, तू सर जब एनालाइज कर ले खुद ही बता देना आराम से कॉल करके, जिससे अगर पेपर खराब गया तो कॉल ना कर दें डायरेक्ट वो। तो सब बहुत सपोर्टिव थे, और सबने फिर अच्छे से सब एक तरीके से सबने एप्टीट्यूड वगैरह देखते थे। तो वो लोग को लग ही रहा था बहुत अच्छी रैंक आएगी आएगी, निकल ही जाएगा। मुझे थोड़ा वो लगता था, मैं कॉल कर लेता था तो वो कहने लग, नहीं तेरा तो निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत मोटिवेट करते रहते थे वो लोग सामने से। ये तो दोस्त लोग उससे आपकी अच्छा रियलिटी रहता। एक्चुअली जानते हैं, आपको जानते हैं कि ये रियल में सिंसियरली प्रिपरेशन भी कर रहा है या जस्ट शो ऑफ कर रहा है, तो यस उन्हें सर। पता होता है रियल में अंदर की बात। और उन्होंने अंदर की बात जान ली थी कि तेरा निकल जाएगा, निकल ही यस गया। सर। आपकी फैमिली में और कोई है इंजीनियर हैं जिनको आप देख सकते थे, जिनको आप फॉलो कर सकते थे? एक्चुअली सर मेरी कजिन ही है आईटी इंडस्ट्री में, वो उनका अभी वो SIRT भोपाल से ही पढ़े। वाह, तो तो उन्हें उनसे मैं देखकर पूछता फिर आपको रहता था थोड़ा कि, और मोटिवेशन आता था कि यार मुझे भी कुछ अच्छा करना है। यस सर, उनसे पूछता रहता था कि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, CS में सही है ना ले रहा हूँ। तो वो करते रहते थे गाइड वगैरह। चलिए, तो आगे के कुछ प्लान्स आपके, मास्टर्स में कहाँ जाना है, किधर जाना है, कोई नया टेक्नोलॉजी सीखना है, या मास्टर्स में कोई स्पेशलाइजेशन लेना है, किसी कॉलेज को स्पेसिफिकली उसी कॉलेज से मास्टर्स करना है, कोई प्लान आपने बनाए हैं? सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ कि कहाँ किस चीज़ पे फोकस करना है, कौन से कॉलेज का कौन सी ब्रांच अच्छी है, कि कहाँ पे कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर रहेगा। तो अभी बस मैं यही पता देख रहा हूँ कौन से कॉलेज का कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर है। फिर उसके बाद उस हिसाब से उसमें MS के लिए भी अप्लाई करने की सोच रहा हूँ अलग अलग कॉलेज में, एक दो में। ऐसे वैसे मेरा देखते हैं फिर क्या मिलता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप आईआईएससी के रिटर्न टेस्ट का जो 30% वेटेज है उसको मिनिमाइज कर लेंगे, यस। और इजीली यस उसके लिए सर। भी आराम से क्रैक करके और आईआईएससी में भी पहुंच जाएंगे। अंशुमन, एक आखिरी सवाल, वो ये है कि अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं हमारे लर्नर्स को जो गेट 24 25 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें, तो वो एडवाइस क्या होगी?
सर मैं एक ही एडवाइस होगी, जो भी हमारे टीचर्स हैं उनकी जो भी एडवाइस है उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। जो भी वो कह रहे हैं वो हमसे 10-15 साल ज्यादा ही इस फील्ड में। मैंने फिर फर्स्ट ईयर में कोई की एडवाइस सुनी नहीं थी, आप लोग देख ही रहे हैं क्या रिजल्ट रहा। फिर सेकंड ईयर से फिर मैंने, भला मैं रिकॉर्डेड क्लासेस सुनता था पर मैं सबसे ज्यादा ये ध्यान देता था सर जो लोग बीच बीच में एडवाइस दे रहे हैं कि अब क्या रिवीजन करना है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। जो सर लोग लाइव आते हैं पीवाईक्यूज करते हैं, इस बार मैंने पीवाईक्यूज के लिए आपकी वीडियोस देखी थी ऐसे। जो मुझे दिक्कत आ रही है तो फिर कोई चीज ऐसा टॉपिक ऐसे दिक्कत आ रही है उसको छोड़ना नहीं है कि ये टफ है, हो सकता है उसी से क्वेश्चन आ जाए और अपन फिर यही सोचते रह जाए आखिरी में। तो जो भी सर लोग एडवाइस दे रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, उससे सब हो जाएगा इजीली। चलिए, तो अंशुमन की जो आपके लिए गाइडेंस है वो यही है कि आप गाइडेंस में रहें, टॉप एजुकेटर्स आपके साथ में हैं, सारे इतने सारे गाइडेंस के आपके पास माध्यम है, मीडियम है। अंशुमन हमारे साथ कनेक्टेड थे, हम उनकी हेल्प कर पाए। आप लोग कनेक्टेड अगर रहते हैं तो आपकी भी हम हेल्प कर पाएंगे, अंशुमन भी हेल्प करेंगे, हम भी हेल्प करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी नेक्स्ट ईयर इसी तरीके से टॉप रैंक लेके आएं और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करें। अंशुमन, उम्मीद करता हूं, एक्चुअली उम्मीद नहीं करूंगा, मैं श्योर हूं इस बारे में कि आप अपने मास्टर्स में और अपने आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत सक्सेस पाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आगे आने वाले थैंक यू जितना भी सर। आप स्टडी करेंगे और जितना भी आप काम करेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोफेशनल में जाके, तो उन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इस थैंक यू इतने सर। अच्छे रिजल्ट के लिए, आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर इन दिस वेरी वेरी स्पेशल सेशन, जो मोटिवेटिंग था और इंफॉर्मेटिव था सारे स्टूडेंट्स के लिए। सारे स्टूडेंट्स प्लीज कीप फॉलोइंग द एडवाइसेस ऑल द टॉपर्स आर गिविंग यू, ताकि आप लोग भी अगली बार इन टॉपर्स में आ पाए। थैंक यू अंशुमन, वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।